नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। ताउते के बाद अब देश पर यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले इस तूफान का असर यूपी समेत कई राज्यों में देखा जा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसका असर वाराणसी और उसके आसपास के जिलों के साथ ही गोरखपुर, प्रयागराज और लखनऊ तक दिख सकता है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में तूफान की चेतावनी दी है और इसके लिए संबंधित जिलों के लोगों को खुद भी अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके साथ ही डीएम को जरूरी तैयारियां करने का निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग की ओर से संबंधित जिलों के डीएम और राहत आयुक्त को अलर्ट किया गया है। इन जनपदों के लोगों को सलाह दी गई है कि वो मौसम पर निगाह रखें और यथासंभव खुद सुरक्षित स्थान पर रहे। जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर बढ़ेगा, इसका असर कम होता जाएगा। बीएचयू के पूर्व प्रोफेसर और मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन पांडे ने बताया कि इस दौरान तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। जिस क्षेत्र में हवा का दबाव कम होगा वहां तेज बारिश भी हो सकती है। तेज बारिश के साथ तापमान में गिरावट की भी आशंका जाहिर की जा रही है और खतरे को देखते हुए नाविकों और मछुआरों से नदी में न जाने की अपील की गई है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान यास आज बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ मयूर जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही साथ वाराणसी से विशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन मयूर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि ताउते के बाद अब चक्रवाती तूफान यास का खतरा यूपी समेत, बिहार समेत कई राज्यों पर मंडरा रहा है। क्या तैयारियां फिलहाल नजर आ रही हैं आपको? बिल्कुल, यूपी के जो ईस्टर्न यूपी है उसके लगभग 27 जिले हैं जहां पर इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पे जो वाराणसी मंडल है उसके आसपास के जिले हैं वहां पर अलर्ट ज़्यादा जारी किया गया है कि वहां पर इसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। उड़ीसा और वेस्टर्न बंगाल में तो इसका इफेक्ट होगा ही। जब तूफान टकराएगा तो वहां के लोगों को सुरक्षित जगह पर भी पहुंचाया जा सका है। कई सारे जो शहर हैं उनको भी खाली कराया गया है। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो, और इस वक्त जहां हम मौजूद हैं लखनऊ में, यहां पर इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि 26 से 28 तारीख तक अलर्ट जारी है कि यहां पर भी बारिश हो सकती है, आंधी तूफान आ सकता है, ओले गिर सकते हैं, गरज जा सकती है। लेकिन जो वेदर के एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि आंशिक असर लखनऊ में देखने को मिलेगा। लेकिन एक साइकिल है जिसको समझने की जरूरत है। दिव्या, आपको बता दें कि जो समुद्र के किनारे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट का ये काम होता है, जब भी तूफान आके टकराता है तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहीं ना कहीं उनको रोकने का काम करते हैं। लेकिन डेवलपमेंट के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट को काट दिया जाता है, जिस वजह से जो तूफान है वो डायरेक्ट जो लोग रह रहे होते हैं, स्थानीय लोग, वहां पर उनसे जाके टकराता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट उनको रोक नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं उससे और भी ज्यादा डैमेज होता है, जिससे बचाया जा सकता है अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट को ना काटा जाए। एक साइकिल है, उसको भी समझने की जरूरत है कि जब जंगल काटे जाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्यों के द्वारा जो उत्सर्जन होता है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो पाता है, जिस वजह से गर्मी बढ़ती है। गर्मी बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ग्लेशियर्स पिघल के रिवर्स में पानी आता है और वो जाके समुद्र में मिलता है, तो कहीं ना कहीं स्तर बढ़ता है और गर्मी की वजह से उसमें खलबली होती है, जिस वजह से इस तरीके के तूफान आते हैं। तो ये एक साइकिल है जिसको समझने की जरूरत है। मैंग्रोव फॉरेस्ट अगर काटे जाएंगे तो इस तरीके के तूफान लगातार आते रहेंगे और प्रकृति का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कोई भी अनुमान नहीं लगाएगा। राजेश सामंत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, तस्वीरें जरा दिखाइए क्योंकि सबसे ज्यादा अलर्ट पर बंगाल और उड़ीसा ही है। जी, अभी मैं हूँ पारादीप पोर्ट के ठीक सामने और ये पोर्ट एरिया है। तो पोर्ट एरिया होने के साथ यहाँ पे लोकल रेसिडेंशियल रहते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये है कि मैं ठीक समंदर के सामने हूँ। मैं शक्ति को बोलना चाहूँगा, मेरे पीछे जो समंदर है वो अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत जोर से उफान आ रहा है, हवा आ रहा है, इसलिए समंदर दिख नहीं रहा है। लेकिन ठीक मैं समंदर के सामने ही खड़ा हूँ और सामने जो पूरा विजुअल से ये थोड़ा मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि इसके सामने ही ठीक एक बस्ती है और इस बस्ती में 15,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। ज़्यादातर वो मछुआरे हैं, लेबर हैं और यहाँ कुछ लोकल काम धंधा करते हैं। तो ये जो मछुआरे हैं उनको इवैक्यूएशन करने के लिए कल रात से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एनडीआरएफ, उड़ीसा फायर टीम सब लगे हुए हैं। लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग को यहाँ से इवैक्यूएशन किया गया है। अभी तक यहाँ पे 3 वर्ग के लोग लेते हैं, तेलुगु, बंगाली और ओडिया लोग जो यहाँ के लोकल हैं उनको मना के साइक्लोन शेल्टर होम को शिफ्ट किया गया है। लेकिन जो
तेलुगु और बंगाली लोग हैं वो यहाँ नहीं जाते, वो मछुआरे हैं। तो उनको ये कहना है कि समंदर, हवा और पानी के साथ उनका दोस्ती है, और ये जितने बड़ा साइक्लोन आए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये थोड़ा दिक्कत कल रात को था, फिर भी 10,000 लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है। प्रॉब्लम ये है कि पारादीप से सिर्फ 60 किलोमीटर दूरी पर ये साइक्लोन क्रॉस करेगा, जो अभी लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर है, और ये क्लोज होता जा रहा है। जितना क्लोज होता जा रहा है, हवा का रुख बहुत तेज हो रहा है और बारिश भी रुक नहीं रहा है। तो इसी वजह से प्रॉब्लम यह है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ की टीम, सारे के सारे यहीं मौजूद हैं। जो 15,000 लोग यहाँ पे रहते हैं, ज़्यादातर ये स्लम्स हैं, झोपड़पट्टी है और पॉलीथीन का पैक किया हुआ है घर है। तो इसीलिए ये सब उड़ जाने का या इनको क्षति पहुँचने का ज़्यादा संभावना है। इसलिए पूरा टीम यहाँ पर अलर्ट है। विभिन्न सारे गली में अभी टीम घूम रहा है, पुलिस भी पेट्रोलिंग चल रहा है, और जो शेल्टर होम है, उस 4 शेल्टर होम है, उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग हैं, उनको कुकिंग फूड दिया जा रहा है। कल से उनको शिफ्ट किया गया है। प्रॉब्लम यह है कि और एक ज़्यादा कोविड चल रहा है, इसीलिए उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, ये थोड़ा समस्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो हो रहा है शेल्टर होम में ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। सब लोग इकट्ठा हुए हैं, कुछ लोग जा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो वहाँ इन्फेक्शन होने का चांस है। तो इसीलिए पुलिस, स्थानीय प्रशासन और जो एनडीआरएफ की टीम है पूरे तैनात हैं। 99 में जो सुपर साइक्लोन हुआ था, ये जो बस्ती है एकदम नष्ट हो गया था। लगभग 3,000 लोग इस बस्ती में मछुआरे मर गए थे। उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस यहाँ पर हाई अलर्ट है, क्योंकि जो भी मतलब साइक्लोन आता है वो समंदर के किनारे जाता है। इसीलिए पारादीप पोर्ट हो या धामरा पोर्ट हो या दूसरे जितना बड़ा पोर्ट है, उसी पोर्ट के सामने जो भी बस्ती है लोकलाइट से, उनका जान बचाना सबसे प्रायोरिटी है। और उड़ीसा के सीएम ने कहा है जो भी मतलब घर चाहे तबाह हो जाए लेकिन एक भी जान ना जाए, इसीलिए सबको यहाँ पर हाई अलर्ट पे रखा गया है। झोपड़पट्टी अभी जो मैं अभी यहाँ पर हूँ, 4 से 5 झोपड़पट्टी एकदम ढह गए हैं, और बाकी जो घर हैं वो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम फिर भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि लैंडफॉल 11 बजे से शुरू होगा और इसका प्रोसेस लैंडफॉल पहले से 6 घंटा और लैंडफॉल होने के बाद 6 घंटा, पूरा 12 घंटा लगेगा लैंडफॉल का प्रोसेस। अभी हवा बहुत तेज है, रास्ते में चलना, खड़ा होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए प्रति घर के सामने और नुक्कड़ में, गली में सारे फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय हुए हैं और हाई अलर्ट पे है। यहाँ पे जो पारादीप एरिया है, जगत सिंहपुर जिला, यहाँ के कलेक्टर को, डीएम को छोड़ के और एक सीनियर आईएएस और सीनियर आईपीएस ऑफिसर को इंचार्ज किया गया है पूरा साइक्लोन का मैनेजमेंट करने के लिए। क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, किस तरह से शिफ्ट होगा पूरा, और लोकल जो एमएलए हैं वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अरेंजमेंट तो जो देखेंगे पूरा का पूरा है, क्योंकि उड़ीसा हर साल एक साइक्लोन फेस करता है। आप जानते हैं ठीक बंगाल की खाड़ी पर मौजूद है उड़ीसा, और हर साल इसी तरह का साइक्लोन आता है। पिछले साल अम्फन आया था, उससे पहले फनी आया था। पिछले साल जो अम्फन आया था वो भी कोविड का सिचुएशन था, उसके पहले जो फनी आया था बहुत ज़्यादा डिजास्टर हुआ था। तो अभी 99 से लेकर अभी तक उड़ीसा लगभग 8 साइक्लोन का फेस कर चुका है, और 8 साइक्लोन का उनका तजुर्बा है, कैसे उनको फेस करे, टैकल करे, हैंडल करे, सिचुएशन को कंट्रोल करे। तो ओवरऑल कहने के लिए ये है, प्रशासन जानता है कि क्या करना चाहिए, सिर्फ ये नहीं मालूम है कि हवा का इंटेंसिटी और उसका नुकसान क्या होगा। इसीलिए हर तरह का एनडीआरएफ के 99 टीम यहाँ पर मौजूद है, और ओडिशा का जो अपना टीम है ओड्राफ, ODRF, वो भी पूरा तैनात है। सब यहाँ पर अलर्ट है। पिछले साल के तजुर्बे को यूटिलाइज करके इस बार भी टैकल किया जा रहा है साइक्लोन यश। बिल्कुल राजेश, और आप ये जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरीके से हर साल एक साइक्लोन का सामना करता है या उड़ीसा, लेकिन वो कौन कौन से ऐसे सेंसिटिव जोन हैं, वो कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं?
देखिए, जो आईएमडी की तरफ से सूचना मिला है कि 4 जिला, वो है जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर और जगतसिंहपुर। अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आया है वो इंफॉर्मेशन आया है कि जो भद्रक का जो धामरा पोर्ट है, जो फिशरी हार्बर है और छोटा हार्बर है, वहाँ से लेकर बालेश्वर जिले के अंदर और एक है चांदवाली है, वो भी फिशरी हार्बर एरिया है, उसी बीच में ये लैंडफॉल करेगा। और सबसे बड़ी अलर्ट करने वाली बात है कि जो हर एक साइक्लोन का एक आई होता है, आँख होता है, जहाँ बीच का एरिया है, उस बीच के एरिया का रेडियस है 35 किलोमीटर। आप अनुमान कीजिए, एक साइक्लोन का आई 35 किलोमीटर, मतलब जमीन पर देखें तो उसका रास्ता कनेक्ट करने से ये कम होगा, लेकिन जब एयर टू एयर कनेक्ट होगा, लगभग 3 जिला इसके अंडर आ रहे हैं 35 किलोमीटर के अंडर। और ये जो सर्कुलर मतलब से एरिया है साइक्लोन का, वो सबसे बड़ी नुकसान करने वाली बात है, क्योंकि उसका आय बहुत ही स्ट्रांग है। बताया जा रहा है कि विंड स्पीड 155 से लेकर 165 किलोमीटर पर आवर होगा, लेकिन जब गस्टिंग विंड मतलब जो झटका सा लगेगा, उसका स्पीड 185 किलोमीटर होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए जो 4 जिला एकदम हाई अलर्ट पे रखा गया है, उनका ज्यादातर नुकसान होगा। कल रात को जो इन्फॉर्मेशन मिला था, उस 4 जिलों में से 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर इवैक्यूएट कर चुका है प्रशासन। और उसके बाद अभी भी जो प्री साइक्लोन और पोस्ट साइक्लोन, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। बिल्कुल, तो जो 4 जिले हैं वो अलर्ट मोड पर रखे गए हैं और इसी वजह से यहाँ तैयारियां भी पुख्ता हो चुकी हैं। आप बने रहिएगा राजेश, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और चलिए विशांत का रुख कर लेते हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशांत, वाराणसी में तैयारियां पूरी और फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है वहां? जी बिल्कुल, मैं बताऊं, जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है वो शाम को बताया है कि शाम को यहाँ पर तेज़ बारिश और तूफान देखने को मिल सकता है। लेकिन चूंकि इसका असर अभी से देखने को मिला है, इसलिए कल शाम से ही 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट हुई थी और लगातार बादलों की आवाजाही के कारण इस समय भी तापमान बहुत कम हो गया है, धूप भी कम दिख रही है, जिसके कारण उसका असर अभी से देखने को मिला है। चूंकि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा समुद्र तट के काफ़ी करीब हैं, तो ये नियमित अंतराल पर इनको चक्रवात का सामना करना पड़ता है। अभी जो मौजूदा यास की मैं अगर बात करूं तो ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा वहाँ पर तबाही मचाएगा। लेकिन चूंकि दूरी पूर्वांचल की, उत्तर प्रदेश की काफ़ी दूर है, इस वजह से यहाँ पर आते आते ये 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यहाँ पर हवाएं चलेंगी। इसको लेकर प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है। चूँकि हमने देखा था कि जब ताउते आया था तो यहाँ पर 70 से 80 मिलीमीटर की बारिश हुई थी, जो कि 52 सालों का रिकॉर्ड टूटा था। तो उसको देखते हुए यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। ताउते में कई मौतें भी हुई थी पूरे पूर्वांचल, वाराणसी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में। इसके बाद प्रशासन अभी से अलर्ट है और तमाम तरह की हिदायत दे दी गई है। कई नंबर जारी किए गए हैं, साथ ही 1077 टोल फ्री नंबर है कि अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई घटना होती है तो आप इस पर सूचना भी दे सकते हैं। तमाम तरह की गाइडलाइन है जिनमें लोगों को वज्रपात के समय घर में रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही जिस वक्त मौसम खराब हो, बिजली चमके, उस वक्त आपके जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनको घर में बंद कर लें। टीवी, फ्रिज, कूलर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, और मोबाइल फ़ोन पे कतई बात ना करें। ये प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन दी गई है। चूँकि इसका असर 26 आज से शाम से और 27, 28 तक माना जा रहा है कि इसका असर होगा। तो इसको देखते हुए प्रशासन ने कहा है कि जो भी ज़रूरी चीज़ें हों, चाहे वो दवाई हो या अन्य सामान हो, वो आप अभी से ला करके रख लें। बच्चों को बाहर ना निकलने दें। आपके जो जानवर जो पाले जाते हैं या आसपास के जो जानवर हों, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। मछुआरों को, नाविक को मौसम खराब होते ही कतई घाट छोड़ने और नदी के किनारे नहीं जाने की हिदायत दी गई है। तो प्रशासन भी लगातार अलर्ट है। क्योंकि हमने अभी ताउते का सामना किया है, इसलिए इसको लेकर के खास हिदायत दी गई है। बिल्कुल विशांत, आप बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और ओडिशा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राजेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पश्चिम की ओर जैसे जैसे ये तूफान बढ़ेगा, इसका जो असर है वो कम होता जाएगा, और इसलिए आप बता रहे हैं कि 11 बजे के आसपास बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, 11 बजे से शुरू हो जाएगा लैंडफॉल, मतलब उसका स्थल भाग छूना शुरू हो जाएगा। जब लैंडफॉल होगा, उसका स्पीड रहेगा
160 से लेकर 185 आप गस्टिंग में थोड़ा विजुअल दिखाना चाहूँगा। शक्ति थोड़ा दिखाइए। जो एडमिनिस्ट्रेशन का अभी गाड़ी यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग हो रहा है और लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि 11 बजे से शुरू हो जाएगा लैंडफॉल, आप अलर्ट पे रहिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जो हवा का रुख अभी 60 से लेकर 70 स्पीड है वो एकदम 100 किलोमीटर बढ़ सकता है, इसीलिए सबको हाई अलर्ट पे रखा गया है। हर तरफ पेट्रोलिंग चल रहा है। जो इमरजेंसी ऑफिसर हैं वो यहाँ पे घूम रहे हैं, उनको इवैक्यूएशन करने के लिए कल 2 बड़े बड़े सरकार की तरफ से बस लाया गया था, उनको बहुत समझा गया चलो यहाँ से निकलो, अपनी जान को बचाओ, उसके बाद आओ। लेकिन ये लोग मान नहीं रहे क्योंकि वो मछुआरे हैं, उनका पानी और समंदर घर है इसीलिए। और आप जो बोल रहे थे हवा का रुख कैसा होगा, तो 11 बजे से शुरू होगा, 11 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक हाई सेंसिटिव टाइम है क्योंकि उसी दौरान ये लैंडफॉल धीरे धीरे होगा। अभी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो समंदर से आ रहा है, मतलब लैंड की तरफ आ रहा है। जब ये लैंड को मतलब भूमि को स्पर्श करेगा वो एकदम झटका सा लगेगा और उसके बाद जो विंड स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि जितना टाइम चक्रवात समंदर के अंदर रहेगा उसका मतलब पावर ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन ये जो पावर भूमि की तरफ या लैंड की तरफ टच करेगा तो एकदम झटका सा लगेगा और वो तबाही मचाना शुरू करेगा। बिल्कुल, यानी कि 11 बजे से लेकर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि जब हवा की जो रफ्तार है बहुत ज्यादा तेज रहेगी और उस दौरान इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों को हमारे से जुड़ने के लिए और ये जानकारियां देने के लिए।